So hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our chemistry class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो कल हमने जो तुम्हें पढ़ाया आई होप सो कि तुम्हें समझ में आ गया होगा, सभी की रीडिंग तुमने लगा ली होगी। ठीक है, वापस से आज अपने चैप्टर पे चलते हैं। आज भी बहुत से इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, कुछ चीजें ऐसी जानेंगे जो अभी तक हमारे लिए मिथ थी। मिथ, ठीक है, मतलब जिसको हम सच मान रहे थे वो सच नहीं था। आज फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं यहाँ पर क्या हमें आज पढ़ना है और क्या समझना है। आ जाते हैं फटाफट अपने चैप्टर। तो आज जो डिस्कशन का पॉइंट अपनी होने वाला है वो है, सबसे पहले आज जो अपना मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। कल हम लोगों ने जाना कि मैटर हम उस चीज को कहते हैं, उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसके पास अपना एक मास होता है और वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है। उसी का हम लोग जानेंगे आज प्रॉपर्टीज, कि उन मैटर की क्या प्रॉपर्टीज होती है और कैसे उनका मेजरमेंट होता है, कैसे उनको हम मेजर करते हैं, नापते हैं। फर्स्ट सब टॉपिक रहेगा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिर हम मेजरमेंट देखेंगे किस तरीके से करते हैं। फिर हम देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, जो कि ये रिवाइज्ड टॉपिक रहेगा अपने फिजिक्स का। तो इसमें बस थोड़ी सा रीडिंग वगैरह करा देंगे, बाकी तुम खुद से रीड कर लेना, ज्यादा ये नहीं है। इसमें वही MKS, CGS और तुम्हारा वो मास है, टेम्परेचर है, टाइम है, उन सब की SI यूनिट्स वगैरह दी रहेंगी। फिर है मास एंड वेट, फिर वॉल्यूम आएगा, डेंसिटी आएगा, टेम्परेचर आएगा। तो हमारी ये कंसर्न टॉपिक आज के रहने वाले हैं। ठीक है, तो फुल कंसंट्रेशन के साथ भाई साहब आ जाइए अपने चैप्टर पे। चलते हैं भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारे मैटर की है वो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल वो प्रॉपर्टी होती है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज को हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। एवरी सब्सटेंस हैज यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। These properties can be classified into two categories: physical properties such as color, odor, melting point, boiling point, density, etc. अब देखो ये जितनी भी यहाँ प्रॉपर्टीज दी गई, कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गई, बॉइलिंग पॉइंट हो गई, डेंसिटी हो गई, इनको हम फील कर सकते हैं, इनको हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक कंपोजिशन, कंबस्टिबिलिटी, रिएक्टिविटी विद एसिड्स एंड बेसेस एटसेट्रा। तो इनको ऑब्जर्व कर पाना थोड़ा सा टफ है, केमिकली ये सब चीजें होती हैं, इस वजह से इनको हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है हमारे मैटर की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। The measurement or observation of chemical properties require a chemical change to occur. कह रहे फिजिकल प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करना है तो हमें उसकी आइडेंटिटी को चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे है उसको वैसे ही ऑब्जर्व करो और इंटरप्रिटेशन दो। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व कर पाना, इंटरप्रिटेशन देने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन करना पड़ता है, केमिकल रिएक्टिविटी होती है, तब जाकर के हमें पता चलता है कि ये क्या प्रॉपर्टी है। Measurement of physical properties does not require occurrence of chemical change. The example of chemical properties are characteristic reaction of different substance. These include acidity or basicity, combustibility, etc. Combustibility मतलब समझ लो, combustion समझते हो, चीजों का जलना, चीजों को बर्न कर रहे हो तो क्या हो रहा है, combustion हो रहा है, वही मतलब। Chemists describe, interpret and predict the behavior of substance on the basis of knowledge of their physical and chemical properties which are determined by careful measurement and experimentation. कह रहे हैं केमिस्ट जो होते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं, जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, वो अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के नॉलेज के आधार पर इंटरप्रिटेशन करते हैं। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लर्न अबाउट द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज।
तो पहले वाले केस में हम लोगों ने जान लिया फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, और तुम्हारा कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, सिंपल। और तुम्हारा यदि केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो कंबस्टिबिलिटी हो गया, कंपोजिशन हो गया, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं, जो जैसा है उसको वैसा ही ऑब्जर्व करके इंटरप्रिटेशन देना है। और तुम्हारे केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शन होती है, तब हम उसे बता पाते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज ये बियर कर रहा है, इसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज है, कैसी कैसी प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज को ही हम मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज इज रिक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। Many properties of matter such as length, area, volume, etc. are quantitative in nature. ठीक है, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को ही मेजर कर सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज को मेजर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं भाई? जो दिखेगा उसी को तो हम जान पाएंगे, उसी को तो हम नाप पाएंगे। ऐसा तो है नहीं जो दिखता नहीं उसको भी हम मेजर कर सकें। ठीक है, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं तुम जान सकते हो? नहीं जान सकते हो, क्योंकि वो क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट चीज है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। या मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूं, नहीं जान सकते हो। कि जान जाते जब मैं मारता हूं तो नहीं, वो तो यार एक मोड है एक्सप्रेस करने का। जैसे प्यार तुम पर आ रहा है तो क्या करता हूं, चॉकलेट दे देता हूं, और गुस्सा आ रहा है तो मार देता हूं। नफरत नहीं, और नफरत बहुत दूसरी चीज होती है। ठीक है, तो एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर फॉलोड बाय यूनिट्स इन विच इट इज मेजर्ड। यदि हम बात करें किस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं, तो हम एक नंबर लिखते हैं, उसके बाद कुछ यूनिट लिख देते हैं। जैसे 1 मीटर, 1 किलोमीटर, एक नंबर लिखे उसके बाद यूनिट लिख दिए। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, तो वही लिख रहा है कि एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर फॉलोड बाय यूनिट्स इन विच इट इज मेजर्ड। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ ऑफ अ रूम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 6 मीटर। देखो 6 मीटर लिख देते हैं कि हमारे रूम की जो लेंथ है वो 6 मीटर है। Here 6 is the number and m denotes meter, the unit in which the length is measured. खत्म कहानी। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा हुआ है। Earlier, two different system of measurement, that is the English system and the metric system, were being used in different parts of the world. कह रहे हैं पिछले जमाने में, पहले के जमानों में दो तरीके का मेजरमेंट चलता था, एक इंग्लिश सिस्टम और एक मैट्रिक सिस्टम। ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होता था। द मैट्रिक सिस्टम विच ओरिजिनेटेड इन फ्रांस इन लेट 18th century was more convenient as it was based on the decimal system. मैट्रिक सिस्टम जो था वो डेसिमल पर भी अप्लाई होता था, डेसिमल में भी उसमें लिखे जाते थे नंबर्स, तो इस वजह से वो ज्यादा पॉपुलर हुआ, ज्यादा देशों में यूज होता था। Late need of common standard system was felt by the scientific community. Such a system was established in 1960 and is discussed in detail below. लेकिन धीरे धीरे हुआ कि ऐसा नहीं होगा कि भाई कुछ देश मान रहे हैं, कुछ देश नहीं मान रहे हैं। हमें एक ऐसी सिस्टम ऑफ यूनिट बनानी पड़ेगी जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, सभी लोग माने, तभी तो हम लोग ग्लोबली साइंस को डेवलप कर पाएंगे, मैथ्स को डेवलप कर पाएंगे। नहीं तो सबकी अगर अपनी अलग थ्योरी होगी तो भाई साहब फिर मजा नहीं आएगा। आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम कहते हैं एसआई यूनिट। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन फ्रेंच ले सिस्टमे इंटरनेशनलेड यूनिट्स, एब्रिविएटेड एट एसआई। एसआई का ये फुल फॉर्म है सिस्टमे इंटरनेशनलेड यूनिट्स। ठीक है, तो इसको पता कर लो, इसको लिख लो, याद कर लो कि एसआई का फुल फॉर्म क्या है। सिस्टमे इंटरनेशनलेड यूनिट्स was established by the 11th General Conference on Weights and Measure, CGPM। ये CGPM क्या है, कॉन्फ्रेंस टाइप की है, मीटिंग टाइप की है, जिसमें ये यूनिट्स वगैरह पे डिस्कशन चलता है। तो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस जब हुई तो उसमें क्या हुआ, द CGPM क्या है, कॉन्फ्रेंस जनरल डेल डेस्पॉइट्स एट मेजर्स, ये इधर लिखा हुआ है, इज एन intergovernmental treaty organization created by a diplomatic treaty known as Meter Convention, which was signed in Paris in 1875। अब ये हिस्ट्री याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये जान जाओ एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है बस। The SI system has 7 base units। अब यहाँ तो डेजा वू मूवमेंट हो रहा है। डेजा वू मूवमेंट मतलब ऐसा पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी पिछले हफ्ते जब लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट नाम का टॉपिक फिजिक्स में पढ़ रहे थे
तो उसमें ये एसआई सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 7 बेस यूनिट होती है। These units pertain to the 7 fundamental scientific quantities. The other physical quantities such as speed, volume, density, etc. can be derived from these quantities. ये जो 7 बेस यूनिट है इन्हीं पर डिपेंड हमारी जो और यूनिट्स होती हैं वो डिराइव्ड यूनिट्स कहलाती हैं। तो हमारी बेस यूनिट्स क्या हो जाएगी, ये सबसे पहला लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इनके सिंबल भी तुमको पता है और इनकी एसआई यूनिट भी तुमको पता है कि लेंथ की मीटर होती है, मास की किलोग्राम होती है, टाइम की सेकंड होती है, करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से रिप्रेजेंट करते हैं और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडला से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनके क्या सिंबल हैं ये भी तुम्हें पता है। एक बार इसको लिख देना, नहीं तो फिर से भूल जाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। The definition of the SI based units are given in table 1.2. इसको एक बार रीड मार लेना, बाकी याद करने की आवश्यकता नहीं है। The SI system allows the use of prefixes to indicate the multiples or sub-multiples of units. Let us now quickly go through some of the quantities which you will be often using in this book. ये टेबल भाई साहब इंपॉर्टेंट है, ये वाली प्रीफिक्सेस यूज्ड इन द एसआई सिस्टम। और इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कहां से कहां तक है बात करें तो यहां से 10 टू द पावर -12 से इतनी तो पता ही होनी चाहिए और 10 टू द पावर 9 तक। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लिख करके याद कर लेना कि 10 टू द पावर -12 को पीको कहते हैं, -9 को नैनो कहते हैं। ठीक है, और 10 टू द पावर 9 रहेगा तो उसको गीगा कहेंगे, 10 टू पावर -6 रहेगा तो माइक्रो कहेंगे, और 10 टू पावर 6 रहेगा तो मेगा कहेंगे, 10 टू द पावर -3 रहेगा तो मिली कहेंगे, और 10 टू पावर 3 रहेगा तो किलो कहेंगे, 10 टू पावर -2 सेंटी रहेगा तो 10 टू पावर 2 हेक्टो, 10 टू पावर -1 डेसी, और 10 को डेका कहेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लो, बाकी जितना सवाल तुम सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक ही बार में याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 10 से डेका याद कर लो, 10 से 2 हो गया तो तुम्हारा हेक्टो पहुंच गया, 10 टू पावर 3 तो किलो हो ही जाता है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे करके याद करना है। अब आते हैं अपने चौथे टॉपिक पे, मास एंड वेट। मास एंड वेट, मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। जो तुम्हें अभी वीडियो की शुरुआत होने पे हम बताए कि हमें एक मिथ है, एक हमें गलत चीजें बताई गई हैं बहुत शुरुआत से ही, उसको आज यहाँ पर टूटेगा। वो क्या है कि जिसको हम लोग वेट समझते हैं ना, कहते हैं हमारा वेट इतना है, वो हमारा वेट नहीं, वो हमारा एक्चुअल में मास है। साइंस की भाषा में वो हमारा मास है, वेट नहीं है। वेट दूसरा चीज होता है। मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितना तुम्हारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भरा हुआ है, वही क्या होता है, उस सब्सटेंस का मास होता है। तो जिसको हम लोग अपनी बॉडी का वेट कहते हैं, वेट नहीं, वो बॉडी का मास है। वाइल वेट, फिर वेट क्या होता है, तो वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी जो फोर्स है, वो होता है उस ऑब्जेक्ट का वेट। तो हमारा वेट जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। यदि हम अर्थ पे हैं तो हमारा वेट कुछ दूसरा रहेगा, मून पे चले गए क्योंकि मून की ग्रेविटी 1/6 है अर्थ की, तो वहां पर हमारा वेट दूसरा रहेगा, लेकिन मास इक्वल रहेगा हर जगह। तो जिसको हम लोग वेट जो कहते हैं ना, हमारा वेट इतना है, हमारा वेट इतना है, तो वो हमारा वेट नहीं है, वो तो उसमें तो ग्रेविटी का भी रोल है, उसमें तो ग्रेविटी का भी रोल है। मास इंटू ग्रेविटी तुम्हारा वेट होता है, mg। ठीक है, तो इस बात को समझिए। द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट। जो हमारा ऑफ सब्सटेंस का मास रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। whereas its weight may vary from one place to another due to change in gravity। ग्रेविटी हर जगह अलग अलग होती है, तो वेट भी सब्सटेंस का वेरी करेगा। You should be careful in using these terms. The mass of substance can be determined accurately in the laboratory by using an analytical balance। तो इस तरीके से लेबोरेटरी में एक एनालिटिकल बैलेंस तराजू टाइप का रहता है। ये तुम अपने लैब कभी जाना तो हो सकता है वहां पर ये रखा हुआ हो, तो इसको एनालिटिकल बैलेंस कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ये
छोटी सी छोटी यूनिट्स को मेजर कर लेता है। ठीक है, बहुत ही छोटे से छोटी मेजरमेंट करता है। द एसआई यूनिट ऑफ मास एज गिवन इन टेबल 1.1 इज किलोग्राम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मास की जो एसआई यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है। हाउएवर इट्स फ्रैक्शन नेम्ड एज ग्राम is used in laboratories due to the smaller amount of chemicals used in chemical reaction। लेकिन हम लोग जो रिएक्शन में यूज करते हैं वो हम मास जो लेंगे वो किलोग्राम में नहीं लेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा केमिकल। हम तो ग्राम में लेंगे, बहुत ही छोटी यूनिट लेंगे। तो कभी कभी हम लोग मास को ग्राम में भी यूज करते हैं, मास की यूनिट ग्राम भी लिखते हैं। अब आगे आता है अपना अगला टॉपिक वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? तो वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस, करता क्यों नहीं, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सब्सटेंस। वॉल्यूम क्या है? तो कोई सब्सटेंस कितना स्पेस ऑक्युपाई किया है। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस कितना स्पेस ऑक्युपाई किया है वही उस सब्सटेंस का वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम इट हैज द यूनिट्स ऑफ लेंथ क्यूब एल की पावर 3। डायमेंशन फॉर्मूले में कई बार हम लोग वॉल्यूम का इस्तेमाल किए, तो वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ होता है। सो इन एसआई सिस्टम वॉल्यूम हैज यूनिट्स ऑफ मीटर क्यूब। लेंथ की एसआई यूनिट, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर होती है, तो वॉल्यूम की मीटर क्यूब हो जाएगी। बट अगेन इन केमिस्ट्री लैबोरेटरीज स्मॉलर वॉल्यूम्स आर यूज्ड, हेंस वॉल्यूम इज ऑफन डिनोटेड इन सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर मतलब ध्यान रहे ना, ये देखो डेसी 10 टू पावर -1। ठीक है, तो ये होती है क्योंकि हम लोग अपने लैबोरेटरी में कम से कम वॉल्यूम को डिस्कस करते हैं, ज्यादा वॉल्यूम को नहीं डिस्कस करते हैं, तो इस वजह से डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब का इस्तेमाल करते हैं। अ कॉमन यूनिट लीटर विच इज नॉट एन एसआई यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। ये फॉर्मूले याद रखना भाई साहब, इसका इस्तेमाल होगा। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूले लिख लेना, ये सभी यूजफुल हैं। ठीक है, ये सब आएंगे तुम्हारे फॉर्मूले जब क्वेश्चन सॉल्व करो। इन द लैबोरेटरी द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स और सोल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाय ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ये तुम्हारा ग्रेजुएटेड सिलेंडर है। ब्रुएट पिपेट, तो ये ब्रुएट है, ये पिपेट है। और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज यूज्ड टू प्रिपेयर अ नोन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये तुम्हारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। दीज मेजरिंग डिवाइसेस आर शोन इन फिगर 1.7। तो इससे हम लोग वॉल्यूम, इससे हम लोग ये पता करते हैं कि इस सब्सटेंस ने कितना स्पेस ऑक्युपाई किया है, तो यहां से ये चीजें पता लग जाती हैं। अब अगला आता है अपना टॉपिक सेकेंड लास्ट, डेंसिटी। डेंसिटी वर्ड किससे बना है? डेंस से। डेंस मतलब कितना घना है, कितना घना है, कितना पास है। द टू प्रॉपर्टीज मास एंड वॉल्यूम। मास समझ में आ गया, मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। सब्सटेंस में कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है वो उसका मास होता है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई सब्सटेंस कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, वो उसका वॉल्यूम होता है। तो मास और वॉल्यूम को हमने डिस्कस कर लिया। और डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास जितना आया है डिवाइड बाय कर दो वॉल्यूम से। तो मास की एसआई यूनिट m होती है, वॉल्यूम की l होती है। मास की किलोग्राम होती है ना, तो क्या लिखता है? किलोग्राम। और वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो इसकी किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगी अपनी एसआई यूनिट। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ मास है? एक यूनिट वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ मास है? यदि ज्यादा मास रहेगा एक यूनिट वॉल्यूम में तो ज्यादा डेंसिटी है, कम अमाउंट ऑफ मास रहेगा तो कम डेंसिटी है। सो एसआई यूनिट्स ऑफ डेंसिटी कैन बी ऑब्टेन एज फॉलोज। ये हो गया एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, एसआई यूनिट ऑफ मास अपॉन एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम केमिस्ट्री में हम लेबोरेटरी में इतनी बड़ी यूनिट्स को नहीं देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, लिखा हुआ है दिस यूनिट इज क्वाइट लार्ज एंड अ केमिस्ट ऑफन एक्सप्रेस डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि किलोग्राम में केमिकल को नहीं लिया जाएगा, ग्राम में लिया जाएगा। उसी तरीके से मीटर क्यूब
वॉल्यूम में नहीं लिया जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, वेयर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम एंड वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टेल्स अस अबाउट हाउ क्लोजली इट्स पार्टिकल आर पैक्ड। डेंसिटी क्या हमें बताती है कि उस सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स हैं वो कितनी क्लोजली पैक्ड हैं। यदि क्लोजली पैक्ड है, बहुत पास पास पार्टिकल्स हैं, तो वो हमारा डेंसिटी ज्यादा है, और दूर दूर थोड़ा सा है तो डेंसिटी कम है। डेंसिटी वर्ड कहां से आया? डेंस से। डेंस मतलब घना, कम घना तो कम डेंसिटी, ज्यादा घना है तो ज्यादा डेंसिटी है। इफ डेंसिटी इज मोर इट मींस पार्टिकल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड। यदि डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब हमारे पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं। आज का लास्ट टॉपिक टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? तो देयर आर 3 कॉमन स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस इज टर्म्ड एज टेम्परेचर। उसी को हम लोग टेम्परेचर समझते हैं। टेम्परेचर को नापने के लिए हमारे पास थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर भी है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर भी है, डिजिटल थर्मोमीटर भी है। कई प्रकार थर्मोमीटर हैं, 2 तो हमने तुमको दिखाया है, क्लिनिकल और लेबोरेटरी। ठीक है, तो देयर आर 3 कॉमन स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, जो कि हमारी है SI यूनिट, एंड केल्विन। Here K is the SI unit, Kelvin जो होती है वो SI unit है। The thermometer based on these scales are shown in figure 1.8. Generally, the thermometer with Celsius scale are calibrated from 0 to 100 degrees. ठीक है, कह रहे हैं अगर सेल्सियस स्केल की बात करें तो वो 0 से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि सेल्सियस स्केल में निगेटिव में वैल्यूज नहीं होती हैं। Where these two temperatures are the freezing and the boiling point of water. 0 क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट, यहां से बर्फ बनना शुरू हो जाती है 0 से जैसे नीचे जाती है, और 100 डिग्री सेल्सियस यहां पर जब पानी पहुंच जाता है इस लेवल पर, इस टेम्परेचर पर, तो पानी उबलने लग जाता है। तो वही लिखा है 0 to 100 डिग्री सेल्सियस में जो 0 है वो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है, और जो 100 है वो हमारा क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। The Fahrenheit scale is represented between 32 to 212 डिग्री। जो हमारा Fahrenheit स्केल है वो 32 से लेकर के 212 डिग्री तक है, ये मेजरमेंट रहती है। The temperature on 2 scales are related to each other by the following relationship. अब यहाँ पर रिलेशनशिप, ये फॉर्मूला जो है भैया इसको लिख करके एकदम रट लेना, रट पाना तो, वरना जब कई सवाल सॉल्व करेंगे तब तुम्हें रट जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, ये और ये। ठीक है, क्योंकि ये 2 स्केल के बीच में रिलेशनशिप का फॉर्मूला है। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब जैसे हमसे कह दिया जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस है, इसको तुम क्या करो, इसको तुम फ़ारेनहाइट में बदलो। तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में ले आकर के डिग्री सेल्सियस या 35 रख देंगे। जैसे हम लिखेंगे 9/5 मल्टीप्लाइड बाई डिग्री सेल्सियस या 35 ला के रख दिए प्लस 32। समझ गए? मतलब 35 डिग्री सेल्सियस को हमको फ़ारेनहाइट बदलना था, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? 5 7 जा 35, 9 7 जा 63 प्लस 32, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 95 डिग्री फ़ारेनहाइट ये आंसर आ जाएगा। तो 35 डिग्री सेल्सियस बोलो चाहे 95 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलो, दोनों सेम लेवल ऑफ टेम्परेचर है, बस स्केल डिफरेंट है। उसी तरीके से डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, कह रहा है उसको केल्विन में बदलो, तो हम क्या कर देंगे 35 प्लस 273.15, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा तो 3 क्या हो जाएगा 213 7 3 10 और 5 3 8 308.15 केल्विन। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व होता है। इस तरीके से हम लोग 2 स्केल के बीच में मेजरमेंट, 2 स्केल के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं। ठीक है, तो 2 फॉर्मूला लिख लेना, इतनी जल्दी याद नहीं होगा, हो सके याद कर लेना, बाकी जब सवाल सॉल्व करेंगे तो मजे मजे याद हो जाएगा। It is interesting to note that temperature below 0 degree Celsius, that is negative values, are possible in Celsius scale. Oh my God! But in Kelvin scale, negative temperature is not possible. थोड़ा सा हमने गलत बता दिया था उत्तर। 0 डिग्री सेल्सियस
कह रहे हैं कि जो हमारा सेल्सियस स्केल होता है उसमें 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे मतलब निगेटिव वैल्यूज पॉसिबल होती हैं, लेकिन केल्विन स्केल में ऐसा नहीं है। केल्विन स्केल में ओनली पॉजिटिव वैल्यूज इंक्लूड होती हैं। ठीक है, यहाँ पर तीनों के तीनों हमारे केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल यहाँ पर शो किया गया है। ठीक है, तो इसको देख लेना। तो इस तरीके से आज का जो अपना कंसर्न टॉपिक था वह 25 मिनट्स में ही निपटा दिया गया है। तो आई होप सो जितना पढ़ाया हूँ सब समझ में आ गया होगा। एक बार खुद से रीडिंग मार लेना, क्योंकि खुद से रीडिंग जब तक नहीं मारोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो रीडिंग मारने के बाद जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अपने कॉपी में लिख करके बता देना हमें, और कुछ दिक्कत बनती है तो वो शाम को डिस्कस कर लेना। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।